नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण इन 15 प्रश्नों पर एक मॉडल पेपर के रूप में हम 15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ये बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर है, लेकिन ये आपके बीकॉम या यदि आप बीकॉम है या बीबीए है तो इसमें भी यदि आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने का मौका मिल रहा है तो उसके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। क्लियर है ना। और इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है हम पूरे विस्तार से और फुल डिटेल के साथ में कंप्लीट कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, यदि आप देखना चाहते हैं और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं माइक्रो इकोनॉमी चैप्टर वाइज चैप्टर और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के साथ में, तो बिल्कुल आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। यदि आप नए छात्र हैं तो मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहूंगा कि इसी प्लेटफॉर्म पर यदि आप प्लेलिस्ट को विजिट करते हैं इसी प्लेटफॉर्म की, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करने के साथ ही जो है आप मेरे यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज तक पहुंच बना पाएंगे बिना कोई चार्ज दिए, बिना कोई फीस दिए। और हर एक सब्जेक्ट के इतने सारे सब्जेक्ट जो लिस्ट आप देख पा रहे दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट मिलेंगे और पूरे विस्तार से डिटेल में है। सभी की नोट्स भी उन्हीं की डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी नोट्स भी डाल दी जाती है। और यदि सारी नोट्स और सभी लिंक एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप तक आना होगा। डिस्क्रिप्शन में, इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक मिलेगी, जाइए वहां से प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आप मेरे ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो आज मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्या देख रहे हैं दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। आइए एक एक करके उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका होगा कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री को समझाइए। तो दोस्तों जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, आप भली भांति परिचित है मेरी स्ट्रेटजी से, जहां मार्क कर रहा हूं वो टर्म है आपके प्रश्न की मेन टर्म है, उस टर्म पर आपको फोकस करना है, प्रश्न की भाषा पर फोकस नहीं करना है। क्लियर है। तो आपको अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री के बारे में बताना है, साथ में आपको इसके क्षेत्र का वर्णन करना है, जो कि मैं पूरे विस्तार से आपको पढ़ा चुका हूं। इसके आंसर कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। अथवा में पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र न केवल विज्ञान है बल्कि कला भी है, उपयुक्त कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो क्या बताया गया यहां पर कि अर्थशास्त्र जो आप पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि वह कला भी है। तो विज्ञान के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्र में अर्थशास्त्र की आवश्यकता या महत्व को आपको बताना होगा। अथवा में पूछा गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र व प्रकृति की विवेचना कीजिए। क्लियर है। तो ये जो मैंने मार्क की है ये आपकी मेन टर्म है, इस पर आपको कंप्लीटली फोकस करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को यहां से इधर से ले सकते हैं। क्लियर है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स स्कोप। क्लियर है। इसके अलावा इकोनॉमी इज नॉट ओनली साइंस बट ऑल्सो आर्ट्स। क्लियर है। तो इस स्टेटमेंट को आपको बताना है। इसके अलावा इसके स्कोप एंड नेचर के बारे में आपको बताना है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सकारात्मक और आदर्शात्मक। दो टर्म आपको अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगी, सकारात्मक जिसे हम वास्तविक कहते हैं और आदर्शात्मक जिसे हम मानक कहते हैं। इन दोनों टर्म को आपको समझाना होगा। पहले प्रश्न के अनुसार अथवा में दिया गया है अर्थशास्त्र वास्तविक और आदर्श दोनों है, या वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों है, विवेचना कीजिए। तो प्रश्न सेम है, बस भाषा इसकी चेंज हो चुकी है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है, दोनों टर्म को सेपरेटली आपको समझाना होगा। प्रश्न नंबर 3 पर मूव करते हैं। मांग का नियम क्या है दोस्तों, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है इसे एक्सप्लेन करना है, साथ में इसके नियम कुछ रूल्स को बताने होंगे आपको। इसके जो मेजर नियम है, नियम के प्रमुख अपवाद क्या है, मांग का नियम और इस मांग के नियम में जो अपवाद है उन अपवादों की आपको विवेचना करनी है। अथवा में कहा गया है मांग के नियम की व्याख्या कीजिए, मांग की रेखाएं दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती है। ठीक है। मांग के नियम में हमेशा जो इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ में हमेशा जो रेखा है मांग के नियम की वो नीचे की ओर झुकती है। तो पूछा गया है वाई, क्यों, इसको बताना है। उन परिस्थितियों को बताएं जिनमें मांग की रेखाएं ऊपर की ओर चढ़ती है। तो यदि मांग की रेखाएं ऊपर की ओर जागी तो उस परिस्थिति में मांग का नियम क्या कहेगा या किस स्थिति का बन जाएगा।
क्लियर है, जो कि हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। बहुत बेहतर तरीके से ग्राफ के साथ में हमने इन सभी प्रश्नों को समझा है। चलिए अगला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता व कुल उपयोगिता में अंतर। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर, ये दो टर्म है आपकी। यह सिद्ध कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। और ये नियम है अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र में नियम है, जब भी सीमांत उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो कुल उपयोगिता अपने चरम स्तर पर होगी। कैसे ये बताना है। अथवा में है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के संबंधों को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो दोस्तों प्रश्न जो है अथवा में भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ भाषा परिवर्तित की गई है, टर्म आपकी सेम मिलेगी। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, ये जो दो मेन टर्म है, यदि आपने इनको समझ लिया तो आपका ये पूरा ग्राफ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं, उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, ये आपकी सबसे प्रमुख टर्म है, इसको समझ लिया ये सारा प्रश्न अपने आप कवर हो जाएगा। देखिए कैसे, उपयोगिता ह्रास नियम को यदि आप विस्तार से पढ़ते हैं तो इसमें इसके रेखा चित्र की सहायता से आप इसको पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो रेखा चित्र भी आप यहां पर आसानी से बना पाएंगे। इसके अलावा घटती हुई उपयोगिता के नियम की व्याख्या कीजिए। घटती हुई उपयोगिता के नियम की व्याख्या, दैट मीन्स कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में उपयोगिता कब लेस होती है, घटती है, कब घटती है, इसके बारे में आप बताएंगे। कब बता पाएंगे, जब उपयोगिता ह्रास नियम को आप बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। इस नियम की मान्यताएं क्या है यह समझाना है। देखिए अथवा में दिया गया है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग या क्रय किया जाता है, जब बाजार में अधिक वस्तुएं क्रय की जाती है, खरीदी जाती है, वैसे वैसे कुल उपयोगिता अंत में घटती हुई दर से बढ़ती है। कुल उपयोगिता घटती हुई दर से मतलब उपयोगिता उसकी कम हो जाएगी और उसका विक्रय अधिक होने लगेगा। बात समझ आ रही। लेकिन ये सारी बातें आप ग्राफ के माध्यम से ही बेहतर तरीके से बिना डाउट के समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, तटस्थता वक्र क्या। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 एग्जाम के लिए, एक भी प्रश्न को नजरअंदाज मत कीजिएगा। बहुत छोटा सेशन होने जा रहा है, बहुत स्पीड से ले रहा हूं मैं। इन प्रश्नों को एक बार डिस्कस कर लीजिए, जो कंफ्यूजन होगी बीच में हम उनको खत्म कर लेंगे और लास्ट में बताने वाला हूं कि इनके आंसर आप कैसे निकालोगे। चलिए अगला प्रश्न है, तटस्थता वक्र। मेन टर्म है आपकी तटस्थता वक्र, इसकी विशेषताएं बतानी है। अथवा में दिया गया है उदासीन वक्र से आप क्या समझते हैं, साथ ही उनकी विशेषताओं को बतानी है। क्लियर है, तटस्थता वक्र क्या होता है विशेषताओं के साथ में, उदासीन वक्र क्या होता है विशेषता बतानी है। अर्थशास्त्र में इनकी उपयोगिता बतानी है, इनका उपयोग क्या है। क्लियर है, तो इनका उपयोग बताते हुए, इनके मेन फीचर्स का डिस्कशन करते हुए, डिस्कस देयर वेरियस यूसेस इन द इकोनॉमीज। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यार देखिए ये जो वक्र जो भी आ रहा है ना, जो वक्र को हम इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा। तो ये जो तटस्थता वक्र वगैरह उदासीन वक्र है, इनको यदि आप इंग्लिश वाले शब्दों में अगर याद रखेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बल्कि अलग ये तटस्थता और उदासीन वक्र अलग अलग नहीं है, एक ही वक्र है, लेकिन हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी इंग्लिश की टर्म भी आप लोग देख लिया करें। देखिए व्हाट इज डिफरेंस, इंडिफरेंस कर्व, क्या कहा गया, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, और ये यहां पर उदासीन वक्र को भी हम इंडिफरेंस वक्र से ही प्रोनाउंसिएट करेंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, उपभोक्ता बचत सिद्धांत। मेन टर्म आपकी उपभोक्ता बचत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके सैद्धांतिक व व्यवहारिक महत्व को बताइए। अब इसका जो महत्व होगा, उपभोक्ता बचत सिद्धांत का जो महत्व होगा, इस महत्व को हम इसका जो महत्व है ये हमें दो पक्षों में देखना होगा। सैद्धांतिक क्या महत्व है और व्यवहारिक रूप से इसका क्या महत्व है। ठीक है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं दोनों के। इसके अलावा उपभोक्ता की बचत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अब उपभोक्ता बचत सिद्धांत को बताना है, साथ में उसकी आलोचना के पक्ष में भी कुछ बातें लिखनी है। ठीक है, और बताना है कि इसे कैसे मापा जाता है, इसका मेजर कैसे किया जाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 पर मूव करते हैं, उत्पादन फलन। मेन टर्म है आपकी उत्पादन फलन। उत्पादन फलन की विशेषताएं और अल्प और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, इन दोनों में अंतर बताने हैं आपको। उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन की विशेषताएं, और अल्प और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर होता है। अथवा में है उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन की विभिन्न विशेषताएं। प्रश्न सेम है, पढ़ने की इसको आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे इसको।
बात समझ आ रही ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, बड़े पैमाने के उत्पादन से आप क्या समझते हैं? बड़े पैमाने के उत्पादन क्या होता है? ये मुख्य टर्म है आपकी, इसको मत छोड़िए, जहां भी दिख जाए ना किताब में पकड़ लीजिए, छोड़िएगा मत। इसके अलावा इसकी लाभ और हानियां बतानी है, साथ में लाभ और हानियां बतानी है। अथवा में पूछ सकता है कि बड़े पैमाने के उत्पादन की आंतरिक और बाहरी बचतें क्या होती है? आंतरिक बचत क्या होती है और बाहरी बचतें क्या होती है? अथवा में बड़े पैमाने की आंतरिक और बाहरी बचतों के बीच में अंतर को बताइए। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न सेम ही होगा। बड़े पैमाने के उत्पादन को जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो इसके दोनों पक्ष पढ़ लोगे, आंतरिक बचत और बाहरी बचत दोनों के बारे में पढ़ोगे। और जैसे ही दोनों को आपने सेपरेटली समझ लिया तो आप लास्ट वाला प्रश्न जो है अंतर पूछ रहा है, ये प्रश्न आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, ये वाला भी आप आसानी से सोल्व कर लोगे। बचा क्या है फिर आपके पास में? कंप्लीट इसी तरह से होता है। तो मेन टर्म पर विशेष फोकस आपको करना है। अगला प्रश्न लेते हैं, बाजार क्या है दोस्तों? बाजार, मार्केट। तो मार्केट, बाजार को परिभाषित कीजिए, उसके विभिन्न आधारों का वर्गीकरण कीजिए। भाई बाजार कितने कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप बताने, ठीक है। तो बाजार का अर्थ, परिभाषा और बाजार के विभिन्न अलग अलग आधारों पर बाजार का वर्गीकरण करना है। अथवा में है बाजार के विभिन्न प्रकार बताने हैं और फिर अथवा में है बाजार की परिभाषा देते हुए इसके वर्गीकरण को पूरी तरह समझाना है। तो टर्म आपकी दो ही है, कौन कौन सी? बाजार क्या होता है और इसका वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर, जितने भी आधार आपको याद होंगे उसमें कर दीजिएगा, कंटेंट भर भर के मिलेगा इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें क्या है? शर्तें बतानी है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना है, एक कल्पना मात्र है पूर्ण प्रतियोगिता, कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता आ जाएगी, परफेक्ट कंपटीशन आ जाएगा, ये सिर्फ एक कल्पना है, इसको भी आपको बताना है। अथवा में पूछा गया है पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए, मतलब तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर आपको बताना होगा कि हां पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए परफेक्ट कंपटीशन एक मात्र एजम्पशन मात्र है, कल्पना मात्र है। चलिए प्रश्न नंबर 12 है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। तो अभी आपने क्या देखी? पूर्ण प्रतियोगिता, और अब देख रहे हैं एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोली जिसको हम बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहां पर एक व्यक्ति या कंपनी का अधिकार हो जाए, ऐसी प्रतियोगिता। ऐसी प्रतियोगिता क्या होती है इसको समझाना, इसका अर्थ बताना है, साथ में इसकी विशेषताएं बतानी है। अथवा में है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता, प्रश्न सेम है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अथवा में है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अपूर्ण रूप है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न भूल जा सकता है लेकिन सिंपल है। कहा जा रहा है कि जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है वह अपूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम रूप है, न्यूनतम, कम से कम रूप है, स्पष्ट करना है। अथवा में है क्या अपूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता समानार्थक शब्द है? समझाइए। क्या दोनों एक समान शब्द है? यह समझाना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, नगद मजदूरी व वास्तविक मजदूरी में क्या अंतर है? नगद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी आपको बतानी है, डिफरेंस बिटवीन कैश वेजेस एंड रियल वेजेस, ठीक है। और इसको प्रभावित करने वाले तत्व, ये मेन कॉन्सेप्ट हो गए आपके। अथवा में है मौद्रिक एवं नगद और असल अर्थात की वास्तविक मजदूरी क्या होती है, दोनों में अंतर बताना है। असल मजदूरी के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? अब ये असल मजदूरी के स्थान पर मौद्रिक मजदूरी भी आ सकती है, नगद मजदूरी भी आ सकती है, इसके तत्व भी पूछे जा सकते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो दोनों के, मौद्रिक अर्थात नगद, असल अर्थात वास्तविक, दोनों ही प्रकार की मजदूरी के तत्व भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। नगद और वास्तविक मजदूरी में भेद अर्थात कि अंतर बताने हैं, उनके तत्वों की विवेचना करनी है। क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। किसका लगान सिद्धांत? रिकार्डो का, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिकार्डो का लगान सिद्धांत बताना है, क्या है ये, और इसकी आलोचना के पक्ष में भी कुछ बिंदु लिखने हैं। अथवा में है लगान भूमि की मूल अविनाशी शक्तियों के लिए भुगतान है। क्या कहा गया? लगान जो है भूमि की मूल अविनाशी शक्तियों के लिए भुगतान है, बताइए। अथवा में रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करनी है। लगान भूमि की उपज का वह भाग है
जो स्वामी को भूमि की मौलिक अथवा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है? समझाइए। मतलब सीधी बात है, जो लगान लिया जाता है वो भूमि की मौलिक या अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में, मतलब भूमि को इस्तेमाल करने के बदले में जो जो धन दिया जाता है वही लगान कहलाता है। स्पष्ट कीजिए, समझाइए। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आपके सीरीज का, किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत? किन्स द्वारा प्रतिपादित, किन्स ने ब्याज का तरलता सिद्धांत दिया है, तरलता पसंदगी सिद्धांत दिया है। क्या है ये समझाना है, इसकी आलोचना भी करनी है, और क्या ब्याज की दर कभी शून्य हो सकती है, अपने तर्क देना है। किन्स के ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सेम प्रश्न है, कोई चेंज नहीं है। ब्याज एक मौद्रिक घटना है, इस कथन के संदर्भ में ब्याज के द्रव्यता पसंदगी सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करनी है। सेम प्रश्न है, कुछ भी अलग नहीं है। आपको ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत पढ़ के जाना है, किन्स के द्वारा दिया गया। दैट्स ऑल। चलिए, इसके बाद में दोस्तों 10 प्रश्न, मतलब कि 10 सिंगल टर्म में दे रहा हूं, जो आपके उन 15 प्रश्नों को सपोर्ट करेगी। ठीक है, अगर आप इन 15 प्रश्नों को अच्छे से लगाने के बाद में यदि आप ये 10 टर्म भी लगा लेते हैं तो दोस्तों मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों को, पूरे अनुभव के साथ में आपको गारंटी दे सकता हूं, आप 100% पेपर करके आओगे आप लोग। चलिए, तो क्या क्या टर्म है? टिप्पणी करने के लिए कहा जा सकता है उपयोगिता और मांग एवं पूर्ति पर। तो सिंगल टर्म है, उपयोगिता क्या होती है, मांग क्या होती है, पूर्ति क्या होती है, आपको इन पर फोकस करना है। आगे सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं और उत्कृष्ट वस्तुएं, ये 3 सिंगल टर्म है। सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है, निजी वस्तुएं, उत्कृष्ट वस्तुएं क्या क्या होती है, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स और सुपीरियर गुड्स। ठीक है, अगली टर्म है गिफिन वस्तुएं क्या होती है। इसके बाद में कुल उत्पादन लागत क्या होती है, औसत लागत क्या होती है और सीमांत लागत क्या होती है। सिंगल टर्म है यार, 5-10 लाइन की टर्म है ये मात्र। इनको अच्छे से पढ़ के जैसे पढ़ोगे ना समझ आ जाएगा फट से। और नहीं समझ आए ना तो मैंने लेक्चर लिए हैं, इस सब पढ़ा चुका हूं मैं, कंप्लीट कर चुका हूं इसी सेशन, इसी प्लेटफॉर्म पर। आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमी के नाम से, बीए फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको देखिए, आपको सब कुछ समझ आएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्र के अनुसार बाजार का वर्गीकरण। अब हमने डिटेल प्रश्नों में 15 प्रश्नों में क्या देखा था कि बाजार का वर्गीकरण, लेकिन विभिन्न आधारों पर। तो यहां पर क्षेत्र के आधार पर आपको सिर्फ बाजार का वर्गीकरण करना है। प्रश्न नंबर 6 है या टर्म नंबर 6 है, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं ये बताने हैं आपको, अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार। चलिए फटाफट लेते हैं, 3 टर्म और बची आपकी। समोत्पाद वक्र क्या होता है, मजदूरी के मांग पूर्ति का सिद्धांत क्या होता है, इसके अलावा लाभ का जोखिम सिद्धांत क्या होता है। ये सिंगल मात्र 10 टर्म है आपकी। एक लास्ट कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है ये बताना है। ठीक है, ये 10 टर्म में देकर जा रहा हूं 15 प्रश्नों के साथ में। अगर पॉसिबल हो, समय हो एग्जाम में अभी आपके पास में, तो दोस्तों पहले ये 10 टर्म पढ़िए। यदि आप ये 10 टर्म को अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो 15 प्रश्नों में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। याद रखिएगा, पहले ये 10 कंप्लीट करना है, उसके बाद उन 15 पर मूव कीजिएगा, तो आपके लिए वो 15 प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा सेशन कैसा लगा, और सेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपको पसंद आया हो तो फटाफट लाइक जरूर, बिना लाइक करे मत जाइएगा सेशन से, काफी मेहनत लगती है सेशन में भी। ठीक है, वो पिछले 5 सालों से आप लोगों के लिए करते ही आ रहा हूं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, देखिए हेल्पफुल तो होगा आप लोगों के लिए। अगर ईमानदारी से आप उसको फॉलो करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल तो 100% है। इतना कॉन्फिडेंस से मैं लेकर के आता हूं मॉडल पेपर। ये सारे प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल होंगे यदि कंप्लीटली कर पाते हैं तो एग्जाम में 100% पेपर करके आओगे, 100% एफर्ट के साथ में। ठीक है, तो अगर पसंद आया हो ना तो जल्दी से लाइक दबा दें, और नहीं जुड़े हो अभी तक तो जल्दी से लोधाई क्लासेस फैमिली के सदस्य बन जाइए। सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहे। बाकी आप कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे कमेंट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कमेंट कर सकते हो। यहां पर आप किसी भी लेक्चर की लिंक ले सकते हो, नोट्स की लिंक है, यहां से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि आप प्रॉपर तरीके से हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ डेली जो भी सेशन इस क्लासेस पे होते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर होते हैं ना, इस ग्रुप पर लिंक शेयर कर दी जाती है ताकि आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।